डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th और कंप्यूटर सीखने की सीरीज़ में आज हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। देखिए, चैप्टर 1 जो आपका है वो है रिवाइजिंग बेसिक जावा कॉन्सेप्ट। यह आपको याद दिलाएगा आपकी क्लास 9th। और आपने अगर क्लास 9th में सच में मेहनत की है और आपने ठीक से पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ सिखाया गया है वो वही है जो आप क्लास 9 से पढ़ के आए हैं। तो एक तरीके से मान के चलिए रिवीज़न है क्लास 9th का। एक ही चैप्टर में आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा जो भी क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं। तो हमारी जो वीडियो स्टार्ट होगी वो होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, किसी भी लैंग्वेज को दो भागों में हम बांट सकते हैं, और वो दो भाग हैं पीओपी और ऊप। हाई लेवल लैंग्वेज को आप दो भागों में बांटिए, एक है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको ये समझना होगा, जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी थी क्लास 8th में, वो फोकस करती है द प्रोसीजर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इट मीन्स इस तरह की जो लैंग्वेज है, लाइक सी है, तो ये जो लैंग्वेज है या फोर्ट्रन है, तो ये जो लैंग्वेजेस है ये प्रोसीजर पर डिपेंड करती हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। जबकि जो ऊप्स लैंग्वेज है वो इससे डिफरेंट फंक्शन करती है। देखिए, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है आपकी, वो किस पे फोकस करती है? वो करती है आपके डेटा को सिक्योर करने को फोकस करती है। ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में और क्लास की फॉर्म में आप प्रोग्राम बनाते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है डेटा पे ज़्यादा फोकस करती है। अगर आप बात करें जो डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस हमने अभी आपसे बात की, तो आप देख सकते हैं कि जो पीओपी है वो टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करती है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ एग्जीक्यूट होती है, और जो ऊप है वो बॉटम से टॉप की ओर एग्जीक्यूट होती है। पीओपी लेस सिक्योर है, ऊप्स हाईली सिक्योर्ड है। ये एल्गोरिथम मतलब एक प्रोसीजर को बिलोंग करती है, ये डेटा को सिक्योर करती है, डेटा पर डिपेंडेंट होती है। मतलब प्रोसीजर को छोड़ के ये ज़्यादा फोकस किस पे करती है? डेटा की सिक्योरिटी पे। इट टेक्स लेस मेमोरी, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनते, कम मेमोरी लेती है, ये मेमोरी ज़्यादा लेती है। ऊपर से पीओपी जो है वो प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो छोटे पार्ट क्या कहलाते हैं? फंक्शंस। जबकि ऊप्स लैंग्वेज में आप लोग बड़ी प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं, और जो छोटे पार्ट क्रिएट किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये सब एग्जांपल किसके हैं? फोर्ट्रन, सी, कोबोल और C++, जावा, पाइथन किसके एग्जांपल हैं? ऊप्स के। तो बेटा ये था आपका रिवीजन थोड़ा बहुत, और उसके बाद मतलब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट कोई भी आइडेंटिफाइएबल एंटिटी विच कंटेन सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी आइडेंटिफाइएबल एंटिटी ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है। बेटा ऑब्जेक्ट के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा सेक्शन जिसे आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा होता है फंक्शंस जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? और बिहेवियर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आर कैटेगराइज इनटू डेटा एंड फंक्शंस। एंड क्लास, बेटा क्लास क्या होती है? क्लास होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर में सेम होते हैं वो कंबाइंड होके क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। देखो बोल भी रखा होगा, रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो ये आपको एक शॉर्ट में डेफिनेशन दे रखी है कि ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विद सम स्पेसिफिक आइडेंटिटी एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर।
और क्लास की भी वही दे रखी है जो मैंने आपको बताया, एज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। तो ये तो हमने पढ़ा क्या, व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब बात आती है ये है प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गई, जावा हो गई, वो जो लैंग्वेजेस हैं वो इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, देखिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपको पता है इज़ अ एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। आप जानते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। देखिए एब्स्ट्रैक्शन जो है, एब्स्ट्रैक्शन इज़ एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट शोइंग द बैकग्राउंड डिटेल। जैसे स्विच बोर्ड है तो स्विच बोर्ड के केवल क्या स्विचेस आपको दिखाई देते हैं, तो ये केवल आउटर इंटरफेस है, जबकि इसकी इंटरनल फंक्शनिंग क्या है वो आपसे हाइड कर दी गई है। तो दिस एग्जांपल सेज द एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो केवल असेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। एनकैप्सुलेशन जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एनकैप्सुलेशन है, अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। जैसे कैप्सूल है तो कैप्सूल का मान लो कोई नाम है रेबीज़, और रेबाइज जो है उसमें क्या होगा मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, मतलब उसमें 2-3 केमिकल आपस में मिक्स होकर कंबाइंड भरे होंगे। तो आउटर कवरेज को हम क्या बोलते हैं, एक नाम दे देते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तीसरा आपका जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या प्रिंसिपल है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इट इज़ एन एक्ट टू यूज़ मोर देन वन फॉर्म ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है और आप उसे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। उस प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हमने मैग्नेट एक एग्जाम्पल लिया, तो मैग्नेट के डिफरेंट यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, डोर्स, टॉयज़, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, मतलब जो आप मैग्नेट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं उसके लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मोटर्स क्रिएट करने के लिए मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैग्नेट क्या डिफरेंट यूज़ है, एक ही उसकी प्रॉपर्टी थी कौन सी, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म डिफरेंट वेरिएशंस में यूज़ हो रही है, इस वजह से ये क्या प्रोसेस कहलाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म। और बेटा पॉलीमॉर्फिज्म के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप पढ़ने वाले हैं वो है इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इनहेरिटेंस क्या है, इज़ अ प्रोसेस of deriving property from base class to sub class, या act of to derive the properties from parent class to child class। तो पेरेंट से चाइल्ड में प्रॉपर्टी एक्सेस करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस। जैसे फादर है तो फादर से कौन एक्सेस करता है, चाइल्ड। आप जानते हैं कई बार आपके घर मेहमान आते हैं और बोलते हैं कि आप अपने बिल्कुल पापा जैसे लगते हैं, मम्मी जैसी दिखती हो, चलते वैसे हो, खाना वैसे खाते हो। तो बेटा ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब आपने क्या करी है, इनहेरिट करी हैं अपने ऊपर वाली जनरेशन से। फिर इसके बाद आप लोगों ने टाइप भी पढ़े थे क्लास 9th में, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस होता है व्हेन अ सिंगल सब क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल सुपर क्लास। तो ए जो है यहाँ पे पेरेंट क्लास है और बी कौन है, चाइल्ड क्लास। तो एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल क्या होता है बेटा, देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं इसमें मार्क्स का। जैसे आपके एक मार्क्स होते हैं इंटरनल और दूसरे मार्क्स हो गए कैसे, एक्सटर्नल। तो दोनों मार्क्स को कंबाइंड करके आप क्या बनाते हैं, रिज़ल्ट बनाते हैं। तो देखिए ये एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास 1, और ये कौन सी है, क्लास 2। तो दो सुपर क्लास कंबाइंड होके एक्स मतलब इनहेरिट होती हैं और इनहेरिट होके क्या बना देती हैं, रिज़ल्ट। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज़ कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर आती है बेटा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, जैसे सपोज करो ग्रैंडफादर हैं, ये एक सुपर क्लास है, फिर इसकी एक चाइल्ड क्लास है फादर, और फिर इसकी एक चाइल्ड क्लास है कौन, आप, मतलब चाइल्ड। तो सीधी बात है
ग्रैंडफादर से कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करी जाएंगी फादर के थ्रू आपके, और फादर्स के थ्रू करी जाएंगे किस में, चाइल्ड में। कई बार बोलते हैं ना वो लोग कि आप अपने बिल्कुल दादाजी जैसे लगते हैं, तो सेम दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल। तो हियर भी सी कि यहाँ पे कितने लेवल क्रिएट हो रहे हैं, 3 लेवल क्रिएट हो रहे हैं। हाइब्रिड क्या होती है बेटा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इन सब इनहेरिटेंस को या 2 से ज़्यादा इनहेरिटेंस को जब आपस में मिला दिया जाता है तो वो कहलाती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे आप लोग ले सकते हैं ए बी, ये कौन सी है, सिंगल, और बी से अगर 2 निकलती हैं सी और डी, तो इट मीन्स दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और ये मल्टी लेवल हो गई 1 2 3, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने अब समझा ठीक से क्लियरली कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। और अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो है आपका बिगिनिंग विद जावा। तो यहाँ आपको बताया गया है कि जावा में क्या क्या और किस तरीके से काम होता है। जैसे सबसे पहले उसने डिफ़ाइन किया गया बाइट कोड। तो बेटा बाइट कोड हम लोगों को पता है क्या होता है बाइट कोड। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है विच इज़ नाइदर अ मशीन लेवल कोड और नॉर अ हाई लेवल कोड। तो दैट इज़ अ अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म बाइट कोड होता है। और फिर उसने बताया JVM। तो JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, इट इज़ अ इंटरप्रेटर ऑफ जावा। यू कैन राइट हियर इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर ऑफ जावा कौन होता है, JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो क्या करता है बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ठीक है, आपको इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस आनी चाहिए। मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझा देता हूँ। देखिए हम लोग लिखते हैं सोर्स कोड, जो यूज़र लिखता है उसे कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड जावा सी से कंपाइल होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाइट कोड में। बेटा सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट जावा से सेव करते हैं, और जब बाइट कोड बनता है तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। एंड आफ्टर दैट हम लोग यूज़ करते हैं JVM, और JVM से इंटरेक्ट करता है कोड और क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दैट इज़ अ कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ अ जावा प्रोग्राम। फर्स्ट द सोर्स code will compile through a Java C compiler and convert it into bytecode, and after that the JVM is an interpreter which convert the bytecode into machine understandable form, मतलब machine code. तो have you understand it? I hope so. And after that हम लोग बात करेंगे जो जावा फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में। तो आपको पता है जावा कैरेक्टर सेट, कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे ऐसे ही थ्योरेटिकल, क्योंकि इसे पहले भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, रिवीजन वर्क है। जावा यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर सेट, आपको पता है यूनिकोड कैरेक्टर सेट यूज़ करता है, और ये कितने बाइट का कैरेक्टर सेट होता है, 2 बाइट कैरेक्टर सेट। क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। और हमने पहले पढ़ा था कि इसमें हम मोर देन 65,000 एटलीस्ट मतलब जो सही है वो है 65,536 कैरेक्टर टोटल इन ऑल रिप्रेजेंट कर सकता है। इट मीन्स ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल द लैंग्वेजेस। जैसे आपको देखो इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़ और बहुत सारी कंट्रीज़ के जो कैरेक्टर्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड बाय द कंपाइलर, एज वी नो दैट कि कंपाइलर के थ्रू जो रिजर्व वर्ड होते हैं उन्हें हम कीवर्ड बोलते हैं, एंड दैट आर यूज फॉर द स्पेशल मीनिंग, और इनको हम आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ आपको कीवर्ड दिखाए गए हैं जैसे डिफ़ॉल्ट, इफ़, प्राइवेट, दिस, बुलियन, डू, वाइल, है ना, केस, इंट, शॉर्ट, ट्राई। तो दीज आर सम कीवर्ड्स। नाउ we will move on to the next topic, that is literals. Literals we know about it, अगर आपको याद हो literals क्या होते हैं। literals are the fixed values और referred to as constants। जो constants होते हैं
उन्हें ही लिटरल बोल दिया जाता है। और द डेटा आइटम डेट है द फिक्स्ड वैल्यू, तो ये आइटम जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और कांट बी चेंज्ड बाय द यूज़र, और चेंज नहीं हो सकते। जैसे आपका नाम है, सपोज़ करो किसी का नाम है ABC, तो ABC इज़ अ कांस्टेंट, नाम को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? तो जैसे 23, तो 23 इज़ अ कांस्टेंट है ना, 23 का मतलब 23, 24 तो होगा नहीं। तो कई तरह के हमारे पास होते हैं लिटरल्स के, कई टाइप होते हैं। जैसे इंटीजर लिटरल है, तो इंटीजर लिटरल वोल नंबर होते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन से होते हैं? विद द फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे आपको एग्जांपल में दिखा रहा है 0.00036, तो पॉइंट वाले जो होते हैं, और ये एक्सपोनेंट फॉर्म होती है 0.36e-3। इसका e का मतलब होता है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.36, तो यही वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हैं? फिर है बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स हमारे पास दो ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स। कैरेक्टर लिटरल्स, तो कैरेक्टर लिटरल्स हमारे पास कौन से हैं? इसमें एस्केप सीक्वेंसेस आते हैं जो एनक्लोज्ड होते हैं सिंगल कोट्स में। जैसे आपको ये दिखाया एग्जाम्पल, आप लोग यूज़ करते थे /n। बट आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स की। तो स्ट्रिंग्स होते हैं द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल कोट से, या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ लिखा है वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाएंगे। और नल लिटरल्स, द नल लिटरल रिप्रेजेंट द नल रेफरेंस दैट रिटन एज नल, और नल को हम नल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इस यहाँ कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स। तो बेटा आइडेंटिफायर्स आपको पता है, दीज आर द नेम्स विच आर गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। जैसे आपने प्रोग्राम के पार्ट क्या होते हैं? वेरिएबल है, मेथड है, क्लासेस हैं, पैकेज हैं, इंटरफेसेस हैं। तो इन सब के जो नाम आप देते हो, जैसे इंट ए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा इंट ए, तो ए क्या है? ए इज़ अ आइडेंटिफायर, इट इज़ अ नेम बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। हाँ, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर डिफाइन करने के। जैसे देखिए, आइडेंटिफायर कैन हैव अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर। केवल ये दो सिंबल ऐसे हैं जो आप आइडेंटिफायर में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं होता आइडेंटिफायर में। दे मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड और अ बूलियन लिटरल और अ नल लिटरल। ये ना तो कोई बूलियन लिटरल हो सकता है, नेम जो आप दे रहे हैं, ना तो आप ट्रू दे सकते हैं, ना फॉल्स, और ना ही कोई नल लिटरल, और ना ही कोई कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं नेम के जगह। मतलब जैसे आपने किसी वेरिएबल का नाम सोचा मैं इफ़ दे दूं, तो आप इफ़ नहीं दे सकते, बिकॉज इफ़ इज़ अ कीवर्ड। दे मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। और अपर केस और लोअर केस दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, केस सेंसिटिव होती है जावा लैंग्वेज आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ आपके सम लीगल आइडेंटिफायर दे रखे हैं। लीगल आइडेंटिफायर में देखिए माई वेयर, स्मॉल में ये अलग है, ये अलग है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैपिटल एम है, कैपिटल वी है, यहाँ पे नहीं है। ये भी बिल्कुल अलग है, तीनों अलग वेरिएबल है। एक्स अंडरस्कोर से आप शुरू कर सकते हैं, डॉलर साइन से आप शुरू कर सकते हैं। अंडरस्कोर से शुरू कर रहे हैं, इसी वजह से वैलिड है। अगर नहीं होता तो 9 से नहीं शुरू हो सकता। और बाकी ये सारे आपके वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। फॉलोइंग आइडेंटिफायर आर लीगल इन जावा। इसमें आपको देखिए कुछ बताया गया है, जैसे माई वेयर कंटेन्स अ स्पेस, तो ये जो है ये एक इलीगल आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये गलत छप गया है, तो इलीगल होना चाहिए, ठीक है ना। 9 आवर्स डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। केस एक कीवर्ड है, इस वजह से आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। ऑपरेटर्स यूज़ नहीं हो सकते, ये वाला सिंबल यूज़ नहीं हो सकता, और %, साइन यूज़ नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये सारे कैसे हैं आपके इलीगल आइडेंटिफायर है। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल्स कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकता है। अ वेरिएबल इट मीन्स इट इज़ अ नेम मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं वेरिएबल इज़ यूज टू होल्ड अ वैल्यू। तो एक वैल्यू को होल्ड कराने के लिए आप लोग किसका यूज़ करते हैं? वेरिएबल का। एक मेमोरी लोकेशन के अंदर आपकी वैल्यू को होल्ड कर देता है। इसके लिए आपको कैसे देना होता है? डेटा टाइप देते हैं, आपको याद है, जैसे इंट ए, तो ये है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ए इज़ अ वेरिएबल एंड इंट इज़ अ डेटा टाइप। कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया 0.25, तो 0.25 इज़ अ फिक्स वैल्यू। जैसे हम लिखते हैं 2 × L + B,
तो बेटा एल और बी आर द वेरिएबल्स बट टू इज़ अ कांस्टेंट। अगर आपको किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है तो उसके लिए आपके पास यूज़ होता है फाइनल कीवर्ड। अगर आप फाइनल कीवर्ड लगा के फाइनल इंट ए इक्वल्स टू 10, अगर आप ये देते हैं नाउ द इंट ए इज़ नॉट अ वेरिएबल, इट इज़ अ नेम बट नाउ इट बिकम्स अ कांस्टेंट ड्यू टू दिस फाइनल, इसे मॉडिफायर बोलते हैं। बेटा फिर आ जाते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप आपको पता है दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एंड रेफरेंशियल डेटा टाइप। और फिर डेटा टाइप का कैटेगराइजेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, ये प्रिमिटिव है, ये रेफरेंशियल है। प्रिमिटिव में दो तरीके होते हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक, और रेफरेंशियल में क्लास, इंटरफेस और एरेज आते हैं। तो न्यूमेरिक में आपने पढ़े हैं इंटीजर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, कैरेक्टर हैं, और इंटीजर में आपने 4 पढ़े थे, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बाइट जो होता है वो 1 बाइट लेता है, शॉर्ट 2 बाइट, इंट 4 और लॉन्ग 8। और फ्लोट जो होता है फ्रैक्शनल में ये 4 बाइट लेता है और ये 8 बाइट लेता है। कैरेक्टर क्योंकि यूनिकोड वर्क करता है इस वजह से 2 बाइट, और बूलियन जो होता है वो कितना लेता है 1 बाइट। इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। देखिए अब आपको थोड़ा प्रिमिटिव के बारे में उसने बताया है, जो मैंने आपको अभी थोड़े पहले उस डायग्राम में समझाया वही उसने अब यहाँ समझाया है कि न्यूमेरिक होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और इसी तरीके से उसने वो चारों एक्सप्लेन किए हैं। और जो रेफरेंशियल होते हैं बेटा, रेफरेंशियल का मतलब होता है दैट वर्क्स ऑन द एड्रेसेस, जो मेमोरी लोकेशन होती है उस मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है उन एड्रेस पे जो डेटा टाइप वर्क करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल डेटा टाइप, जिनमें एरे, क्लास और इंटरफेसेस आते हैं। देखिए ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऑपरेटर्स इन जावा। तो देखिए जो ऑपरेटर्स हैं वो आप जानते हैं, ऑपरेटर्स नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं और नेचर वाइज डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन दे रखा है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉड्यूलस। आप मॉड्यूलस जानते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है बताइए। मॉड्यूलस ऑपरेटर इससे रिप्रेजेंट होता है परसेंट के साइन से, और ये रिमाइंडर निकाल के देता है। क्या देता है, रिमाइंडर। जैसे आपने बोला 35 रिमाइंडर 3, मतलब मॉड्यूलस 3, तो आउटपुट कितना आएगा बताइए, आउटपुट आएगा 2, क्योंकि 11 टाइम डिवाइड होगा, 11 3 जा 33, और कितना रिमाइंडर बचेगा 2, तो आउटपुट कितना आया 2। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर आउटपुट निकाल के देता है आपको, मतलब रिमाइंडर निकाल के देता है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़े थे। इंक्रीमेंट मतलब प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, आपको पता है, मतलब जैसे ये आप देख पा रहेंगे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। तो ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, रूल्स याद है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, आप एक बार इसे भी देख लीजिए। आपके लिए मैंने ये भी प्रिपेयर किया, देख। इंक्रीमेंट जो होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस, और जो डिक्रीमेंट होता है वो माइनस माइनस। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज़ द वैल्यू बाय 1, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीज़ द वैल्यू बाय 1। आफ्टर दैट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, प्री और पोस्ट। प्री अगर आगे लगे हुए हैं तो प्री इंक्रीमेंट, पीछे लगे हुए हैं तो पोस्ट, आगे लगे हुए हैं तो प्री डिक्रीमेंट, और पीछे लगे हुए हैं तो पोस्ट और डिक्रीमेंट, मतलब माइनस माइनस। आफ्टर दैट रूल क्या होता है, रूल है अगर प्री इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, मतलब आगे लगे हुए हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो फर्स्ट अपडेट द वैल्यू, हम पहले वैल्यू को अपडेट करेंगे एंड देन परफॉर्म द ऑपरेशन, या देन यूज़ द वैल्यू इन अ ऑपरेशन। और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब पीछे लगे हुए हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यूज़ द वैल्यू इन ऑपरेशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, या इंक्रीज द डिक्रीज वैल्यू बाय 1। जैसे हमारे पास ये हम एग्जाम्पल देख लेंगे बेटा, ये जैसे हमारे पास ए की वैल्यू मान लो 16 थी, ए की वैल्यू कितनी थी इनिशियली 16, और हमारे पास ऑपरेशन था c इक्वल्स टू प्लस प्लस ए मल्टीप्लाई 2। तो प्लस प्लस ए कौन है, प्लस प्लस ए हो गया हमारा प्री इंक्रीमेंट,
और देखिए प्री इंक्रीमेंट में जब आप मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो सबसे पहले ऑपरेशन में हम देखेंगे प्री है, प्री का रूल होता है फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू, तो जो 16 है वो कट के क्या बन गया 17 बन गया। आफ्टर दैट पुट 17 एंड 17 मल्टीप्लाई बाई 2 34 आंसर। और अगर यही होता हमारा पोस्ट और वैल्यू होती 16 तो फर्स्ट अब पोस्ट है तो फर्स्ट यूज़ द वैल्यू एंड देन इंक्रीज एंड डिक्रीज इट। तो फर्स्ट यूज़ करेंगे वैल्यू, तो 16 को यूज़ किया, 16 मल्टीप्लाई बाई 32 एंड देन वी इंक्रीज द वैल्यू बिकम 17। तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। एक एग्जांपल सेट कर लेंगे, एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है, देखिए जैसे a प्लस प्लस माइनस बी माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस एंड a और b की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है 10 और b की कितनी है 12। हाँ आप समझेंगे। तो जो प्लस प्लस a प्लस प्लस है तो लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करने में बेटा a प्लस प्लस दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो फर्स्ट यूज़ द वैल्यू, तो 10 है a की वैल्यू, हमने यूज़ कर ली ऑपरेशन में और अब 10 कितना बन गया 11 बन गया। आफ्टर दैट माइनस बी माइनस माइनस दैट इज़ पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट फिर वही रूल आ गया, फर्स्ट यूज़ द वैल्यू एंड देन डिक्रीज इट। तो फर्स्ट बी की वैल्यू कितनी है 12, अंडरस्टैंड, देख सकते हैं आप b की वैल्यू 12 है। तो पहले 12 यूज़ होगा, तो पहले यूज़ हुआ और फिर 12 में से एक कम होकर क्या बन गया 11 बन गया। एंड देन अगेन a माइनस माइनस, और a माइनस माइनस का जो प्रीवियस वैल्यू है, अब a की वैल्यू कितनी है इनिशियली ये है 11। अब ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो फर्स्ट यूज़ द वैल्यू, तो 11 को पहले यूज़ करेंगे, ये कर लिया हमने। एंड आफ्टर दैट डिक्रीज द वैल्यू कितनी हो गई 10, देखा आपने वैल्यू हो गई 10। और फिर हम यहाँ आए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 10 माइनस 12 कितना बचा -2 प्लस 11, तो हमने कितना आंसर आया 9। तो 9 इज़ द आंसर। तो दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। एंड आफ्टर दैट रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, आप जानते हैं रिलेशनल ऑपरेटर सेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑपरेंड। टोटल 6 होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। आफ्टर दैट लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, द ऑपरेटर्स विच वर्क्स ऑन द कंडीशंस। तो जो कंडीशंस पर वर्क करते हैं ऐसे ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे आप कनेक्टर्स जानते हैं, इंग्लिश में मान लो कोई सेंटेंस है ही इज़ अ बॉय और ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो बेटा अगर आपको इसे कनेक्ट करना है तो आप एंड या और 2 ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं या 2 कनेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ही इज़ अ बॉय एंड ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका मतलब एंड ने ये दोनों सेंटेंस आपस में जोड़ दिए। वही काम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें भी हमारे पास वो होते हैं ऑपरेटर्स, एंड होता है जिसे हम डबल एम्परसेंड साइन से रिलेट करते हैं, और जिसे हम डबल बार, और नॉट जिसे हम, ये आपका होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, और ये एक यूनरी ऑपरेटर है नॉट जो है आपका, समझ में आ रहा है। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर है बेटा। शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं, परफॉर्म द बिट मैनिपुलेशन ऑन द डेटा बाय शिफ्टिंग द बिट्स ऑफ इट्स फर्स्ट ऑपरेंड राइट और लेफ़्ट। इसका मतलब शिफ्ट ऑपरेटर राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट बिट्स को क्या करते हैं, मूव कराते हैं या शिफ्ट करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स का। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में मान के चलिए, जैसे आपके पास एक कंडीशन थी a ग्रेटर देन b, और एक दूसरी कंडीशन है आपके पास b ग्रेटर देन c, एंड नाउ यू वांट टू कनेक्ट दीज 2 कंडीशन कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो आप डबल एम्परसेंड मतलब एंड क्या करता है, एंड प्रोड्यूस ट्रू इफ एंड
ओनली इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। तो यू कैन कनेक्ट दीज टू कंडीशन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अब सपोज़ करिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 20 है। तो हमने चेक किया क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो कंडीशन क्या हो गई, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और 15 इज़ ग्रेटर देन 20 क्योंकि b इज़ ग्रेटर देन c, तो 15 ग्रेटर देन 20 ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स। दोनों फॉल्स हो तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। और मान लो अगर ये होती हमारी 20, तो 20 ग्रेटर देन 15 एक कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू, और ये हमारी फॉल्स, तो अभी आउटपुट क्या आता, फॉल्स, है ना। तो जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो तब तक ये आउटपुट क्या नहीं देता, ट्रू नहीं देता। बेटा इसके बाद आपके पास और ऑपरेटर भी है। और में क्या होता है, और इज़ अ ऑपरेटर विच प्रोड्यूस आउटपुट ट्रू ओनली इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू और एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू। तो या तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या कोई एक कंडीशन ट्रू हो, तभी आउटपुट क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। बेटा फिर है आपके पास बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो डेटा की बिट्स पे काम करते हैं। ये भी हमने पढ़े थे क्लास 9th में, हमने पढ़े था ये एंड पढ़ा था, एंड, एक्सॉर, और ये कॉम्प्लीमेंट। क्या करता है एंड ऑपरेटर, इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं इसे और नज़दीक कर देता हूँ। फॉर एंड ऑपरेशन 1 and 1 प्रोड्यूस 1। एंड का सिंबल क्या होता है, ये एम्परसेंट साइन, और जब दोनों बिट 1 हो तभी आउटपुट क्या होता है, 1 होता है, और एनी अदर कंडीशन में आउटपुट क्या होता है, 0। फॉर एक्सॉर तो दैट इज़ कॉल्ड कैरेट साइन। ऑपरेशन में क्या होता है, बोथ द बिट्स रिपेल ईच अदर, मतलब एक 1 है और एक 0, या ये वाली 0 है ये वाली 1, तभी आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। अदरवाइज़ किसी भी और कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। और फिर तीसरा हम पढ़ रहे हैं और ऑपरेटर। तो और में क्या होता है, 0 एंड और 0। तो अगर 0 और 0 है तभी आउटपुट क्या आएगा, 0, मतलब वो दोनों जो बिट हैं, यदि वो दोनों बिट 0 हैं तभी आपको बिट आंसर क्या मिलेगा, आंसर बिट 0। अदरवाइज़ किसी भी दूसरी कंडीशन में अगर ये 1 या ये 0 या ये 0 और ये 1, ये दोनों 1 होती हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और बेटा ये होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेगेटेड वैल्यू प्रोवाइड कराना। अगर आप नेगेटेड 0 लिखते हैं तो ये 1 देगा आपको, और नेगेटेड 1 लिखते हैं तो 0, क्योंकि ये भी यूनरी ऑपरेटर है इसलिए ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। बेटा फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका असाइनमेंट, और ये टर्नरी ऑपरेटर आप जानते हैं, हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी टर्नरी ऑपरेटर की। ये इफ़ एल्स ऑपरेटर भी कहलाता है। देखिए जैसे आपको दे रहा है 6 ग्रेटर देन 4 देन 9 और 7, तो क्वेश्चन मार्क जो है इफ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और जो कोलन पार्ट है वो फॉल्स पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इवेल्युएट टू 9 बिकॉज टेस्ट एक्सप्रेशन 6 ग्रेटर देन 4 इज़ ट्रू। इसका मतलब 6 जो है वो 4 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या आएगा, 9। और 4 इक्वल्स टू 9 देन 10, मतलब इफ़ 10 एल्स 25। तो ये कंडीशन कैसे हो गई, फॉल्स, क्योंकि 4 9 के बराबर नहीं है, तो आउटपुट क्या आया, 25। चलिए बेटा इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। देखिए प्रेसिडेंस क्या कहलाता है, इट मीन्स सपोज इफ़ अ एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन 1 ऑपरेटर्स देन द एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर इन अ एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस। समझ में आई बात। किसी एक्सप्रेशन में यदि एक से ज़्यादा ऑपरेटर हैं तो उन ऑपरेटर के एग्जीक्यूशन की प्रायोरिटी जो होगी वो उन ऑपरेटर्स का क्या कहलाएगा, प्रेसिडेंस। मतलब जैसे आप बोर्ड मास पढ़ते थे मैथ में, है ना, तो देखिए ये आपको ऑपरेटर दे रखे हैं, ब्रैकेट्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर न्यू, तो फिर ये टॉप टू डाउन प्रायोरिटी दे रखी है, सबसे कम प्रायोरिटी फिर नीचे आ जाती है। ये आपके प्रायोरिटी वाइज टेबल आपको दे रखी है। मेनली इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो प्रेसिडेंस क्या होता है, द एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर इज़ कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंस।
ठीक है बेटा, तो अगला हम बात करते हैं इनपुट इन जावा। जब भी आप इनपुट इन जावा की बात करें तो डू यू नो अबाउट स्कैनर क्लास? हम लोग स्कैनर क्लास यूज़ करते थे क्लास 9th में टू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड। उसके लिए नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बूलियन और नेक्स्ट फंक्शन हम यूज़ करते थे। नेक्स्ट इंट इंटीजर टाइप की वैल्यू रीड कराता है, नेक्स्ट फ्लोट फ्लोट टाइप की, डबल जो है वो डबल टाइप की वैल्यू रीड कराता है और नेक्स्ट बूलियन बूलियन टाइप की वैल्यू रीड कराता है। और सपोज़ अगर आपको कोई नाम, एड्रेस, कोई स्ट्रिंग आपको रीड करनी है तो आप इसका यूज़ करते हो, नेक्स्ट का यूज़ करते हो। तो मेरे बच्चों फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज़ अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स जब एक वैलिड एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं तो उसे मतलब वैलिड एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और मैथमेटिकल वैल्यूज़ के कंबाइंड होने से बनते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ मैथ के फंक्शन दिए हुए हैं और ये आपको बता दूं कि जावा एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज भी है जो कई सारे इनबिल्ट फंक्शन आपको प्रोवाइड कराती है। अगर आपको किसी साइन, कॉस, टैन, साइन, सेक और ये आपका कॉट या ये एक्स वाई जो टैन का फार्मूला होता है, साइन अपॉन एक्स, शायद आप नहीं जानते हो अभी, साइन अपॉन कॉस का फार्मूला होता है उसके लिए, या पाव फंक्शन इसे आप जानते होंगे, पावर एक्स टू द पावर वाई निकालने के लिए एक्सपोनेंट है, लॉग है, स्क्यूआरटी है, सील फंक्शन है, सील फंक्शन राउंड अप करता है, फ्लोर फंक्शन राउंड डाउन करता है, एसक्यूआरटी फंक्शन स्क्वायर रूट देगा एक्स का, लॉग एक्स लॉग देगा, है ना। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस है, ABS है, मैक्स है, मिन है। तो यू नो अबाउट ऑल दीज फंक्शंस, आप लोग पहले भी इन्हें यूज़ कर चुके हो, पढ़ चुके हो और आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। मैक्स, मिन, सील, SQRT ये सब इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, पाव जो है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कंडीशनल कंस्ट्रक्ट इन जावा। देखिए आप इफ़ एल्स भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, तो ये टोटल रिवीजन है। तो आप लोगों को थोड़ा अपने प्रीवियस सिलेबस पे भी आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा, थोड़ा पेन आपको भी लेना होगा। आप लोग जब तक प्रीवियस अपनी बुक्स या कॉपीज़ ओपन नहीं करेंगे तब तक आप इन टॉपिक्स को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। एक ही चैप्टर में पूरा क्लास 9 समझा दिया गया है, तो समझाया नहीं है, केवल आपको रिवीजन के लिए दिया है कि आप घर पे बैठ के अब अपना क्लास 9th का जो सिलेबस है उसे भी रिवाइज़ करें इसकी हेल्प से। तो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट आते हैं। तो इफ़ और एल्स दो पार्ट होते हैं, एज यू नो दैट। इफ़ कंटेन द कंडीशन पार्ट, सिंटैक्स है ये इसका, तो इसी तरीके से दिया जाता है। सिंटैक्स ध्यान से देखें, देखिए इफ़ एक्सप्रेशन होता है ब्रैकेट के अंदर, फिर स्टेटमेंट दिए जाते हैं सेमीकोलन, और अगर ये एक्सप्रेशन गलत है, मतलब सपोज कंडीशन फॉल्स है, तो आपके लिए क्या दिया हुआ है? एल्स दिया हुआ है। और एल्स में जो पार्ट एग्जीक्यूट करने हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट 1 विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज इफ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन द स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूट। In all the cases only one of the statement either if or else will execute। देखिए एक प्रोग्राम भी आपको बना के दिखाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। प्रोग्राम क्या है? राइट अ जावा प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ नंबर इन द रेंज ऑफ 1 and 99 and then display if the entered number is single digit or a double digit number। मतलब आपको चेक करना है कि सिंगल डिजिट नंबर है या डबल डिजिट नंबर है। तो देखिए उसने कैसे बनाया है, यहाँ पे एक क्लास लिया है, क्लास सेलेक्ट करके स्कैनर क्लास का यूज़ किया है। यहाँ पे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लेंगे, इस फंक्शन की जगह आप लोग क्या लिख लेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो ये फंक्शन बना के आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया उसने, स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट नेम हो गया, न्यू स्कैनर system.in, और एक इंट n नाम का वेरिएबल लिया है, नम नाम का, जिसे उसने यूज़र से इनपुट करवाया। एक मैसेज दिया, एंटर अ नंबर 1 to 99, 1 से 99 के बीच में कोई वैल्यू डालिए, और नम में inp.next int। नेक्स्ट इंट आपको पता है इंटीजर टाइप की वैल्यू कीबोर्ड से रीड कराता है, और इससे जो भी वैल्यू रीड होगी वो नम में जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी यूज़ अ इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन 0
एंड नम लेस देन 10, अगर जो नम की वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा और 10 से कम होती है तो इसका मतलब वो सिंगल डिजिट नंबर है, तो उसमें प्रिंट करा दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln यू एंटर अ सिंगल डिजिट नंबर। और एल्स में अगर वो ये दोनों में से कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही तो एल्स में जाके कैसा होगा, वो डबल डिजिट नंबर होगा। सेल्फ अंडरस्टूड है। देखिए ये हो गया एंड ऑपरेटर, आपका कंजक्शन हो गया। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी क्योंकि एंड लगा हुआ है, ये कंडीशन भी ट्रू है और ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे उसने 3 इनपुट करवाया मान लीजिए, तो 3 इनपुट हुआ तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू और 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, बोथ द कंडीशन ट्रू, इफ पार्ट विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट। हाँ, जैसे 45 है तो 45 इज़ ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू बट 45 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेटा फिर आते हैं आपके पास स्विच स्टेटमेंट। तो देखिए स्विच स्टेटमेंट आपको पता है कि इफ़ एल्स के अलावा आपके पास एक और कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, स्विच केस बोलते हैं। स्विच केस एक मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट है जिसमें एक ही एक्सप्रेशन या एक ही वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए आप लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी चेक कराते हैं। याद है आपको इक्वलिटी चेक कराते हैं, तो इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, स्विच एक्सप्रेशन या वेरिएबल आफ्टर दैट केस कांस्टेंट वैल्यू 1 कोलन्स, यहाँ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ये है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, फिर ब्रेक लगाया जाता है सेमी कॉलन, फिर कांस्टेंट वैल्यू 2, फिर स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट कराने अगर ये वैल्यू हो तो, और फिर ब्रेक। और बेटा फिर केस कांस्टेंट वैल्यू 3, अगर आपकी वैल्यू ये होती है तो कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं वो ये दिए हुए हैं, और फिर ब्रेक। और ऐसे ही आप लोग n नंबर ऑफ केसेस प्रोवाइड करा सकते हैं। और इफ़ नन ऑफ द केस इज़ ट्रू, तो जैसे इफ़ एल्स में एल्स होता है, कंडीशन इज़ नॉट ट्रू देन एल्स विल एग्जीक्यूट। ऐसे अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट में आपको जो भी एक कॉमन मैसेज प्रिंट कराना है वो आप यहाँ करा सकते हैं। चलिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम देख लेते हैं, एक केस के लिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग। तो मान के चलिए हम लोग डे नंबर प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं डे नंबर, आपने करा भी होगा क्लास 9th में। मान लीजिए डे नेम प्रिंट कराना है हमें अकॉर्डिंग टू द डे नंबर। तो डे नेम हमें प्रिंट कराना है अकॉर्डिंग टू द डे नंबर, तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हम लोगों ने एक क्लास बनाया, क्लास टेस्ट, और इस क्लास के अंदर हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और ये हमने बना दिया एक फंक्शन, मेन फंक्शन। आफ्टर दैट वेरिएबल लिया इंट डी, और बेटा इसे हमने स्कैनर के थ्रू रीड कराना है। तो स्कैनर मैंने एक sc नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ हम क्या देते हैं, सिस्टम डॉट इन, ठीक है बेटा, आप देख पा रहे हैं। और फिर हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एक मैसेज कराया एंटर डे नंबर, सेमीकोलन्स और इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान रखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी यूज़ अ स्विच स्टेटमेंट फॉर दैट, स्विच डी, इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ डी विद द डिफरेंट कांस्टेंट लिस्ट, और वो कांस्टेंट लिस्ट क्या है, केस 1। मान लो अगर डी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट संडे होगा अगर हमारा डे 1 है तो, और फिर क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, और फिर केस 2, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मंडे,
फिर ब्रेक, और बेटा इसी तरीके से केस 3 है ना, मतलब ट्यूसडे प्रिंट कराएंगे और सो ऑन करके केस कहाँ तक ले जाएंगे, केस ले जाएंगे 7 तक। और क्योंकि 7 दिन होते हैं, 7 ही पॉसिबिलिटी हैं दिन की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सैटरडे, और ये हमने सेमीकोलन लगा के बंद किया और ब्रेक कर दिया। अब बेटा अगर 7 दिन में कोई भी एंटर कराता है तो 3, 4, 5, 6, 7 आप लोग यहाँ देंगे, खुद लिखेंगे। मैंने इतना बना दिया, इसके बाद आप भी थोड़ा कोशिश करेंगे बनाने की। और अगर इन 7 में से कोई ऑप्शन नहीं होता, इसका मतलब डी के अंदर, इस डी के अंदर जो वैल्यू रीड कराई गई है, अगर वो वैल्यू 1 से 7 तक नहीं होती तो आप लोग एक डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। आप लोग लिखेंगे डिफ़ॉल्ट और कोलन, और यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ही लिखेंगे। और यहाँ पर लिख देंगे इनवैलिड नंबर। समझ में आई बात? तो बेटा आफ्टर दैट वी विल क्लोज दैट स्विच स्टेटमेंट, ये हमारा स्विच पूरा हुआ। और आफ्टर दैट वी विल क्लोज द फंक्शन एंड क्लास। अच्छा एक बात, यहाँ पे आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, मैसेज दिया, लेकिन डी में वैल्यू की नहीं रीड कराई हमने, तो डी में वैल्यू रीड करा लेंगे, डी इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है ना। तो जैसे ही आप sc डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, एक वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, डी के अंदर, इंटीजर वैल्यू, और फिर हम डी का कंपैरिजन करेंगे। ये कोडिंग आप खुद पूरी करेंगे, डू योर सेल्फ, मैंने खुद छोड़ा है ये ताकि आप भी थोड़ा सा अपने आप कुछ करें, समझ रहे हैं, डू योर सेल्फ। ये वाला पोर्शन आप खुद कंप्लीट करेंगे। और ये बेटा जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग है किसकी, स्विच स्टेटमेंट की। आफ्टर दैट हम लोग मूव करेंगे लूप्स की तरफ, जो आपके इटरेटिव कंस्ट्रक्ट हैं या लूपिंग है। आपने लूपिंग पढ़ी होगी। इट मीन्स क्या होती है लूपिंग, बताएगा कोई? देखिए लूपिंग होती है रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना। इट मीन्स इटरेशंस आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which execute repeatedly until a termination condition met। तो आपके स्टेटमेंट को रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करने की प्रोसेस, जब तक कि कोई टर्मिनेशन कंडीशन ना मिल जाए, वो इटरेशन स्टेटमेंट कहलाते हैं। देखो लिख भी रखा है, द इटरेशन कंस्ट्रक्ट और द स्टेटमेंट अलाउ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली until a certain condition is fulfilled। तो 3 तरह के आपके पास इटरेशन स्टेटमेंट होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो बेटा ये हम तो सीखने की कोशिश करेंगे। तो फॉर लूप जो होता है सबसे ईजीएस्ट लूप है आपका, फॉर लूप सबसे आसानी से आप समझ सकते हैं और पहला ही लूप है, तो जो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है, फॉर ब्रैकेट स्टार्ट इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है। फिर आता है सेमीकोलन, ये कंडीशन पार्ट है, यहाँ कंडीशन दी जाती है, फिर सेमीकोलन, और ये अपडेशन पार्ट है, एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज। एंड यहाँ आता है, यहाँ आप लोग लगा सकते हैं ये हो गया आपका करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट के अंदर आती है बॉडी ऑफ द लूप। तो बेटा देखो ये इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस दे रखी है फॉर लूप की। सबसे पहला पार्ट जो होता है ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है, जो सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होता है और सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। आफ्टर दैट कंडीशन इवेल्युएट होती है। कंडीशन के बाद यदि कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के बाद चला जाता है कहाँ पे, अपडेट, मतलब ये बॉडी एग्जीक्यूशन को, और बॉडी एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा कहाँ चला जाता है, जो आपका एग्जीक्यूटर होते हैं वो चले जाते हैं अपडेशन पार्ट पर, और अपडेशन से दोबारा क्या चेक होती है, कंडीशन। तो देखो ये ऐसे ही घूमता रहता है जब तक कि कंडीशन क्या रहे, ट्रू रहे, और जैसी हुई फॉल्स तुरंत आपका जो लूप है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं फॉर लूप का। देखिए फॉर लूप का एग्ज़ाम्पल, इस सिंटेक्स को मैंने आपको समझा दिया। इसका फॉर लूप का एग्ज़ाम्पल है प्रिंट
नंबर फ्रॉम 1 to 10। मान लीजिए 1 से लेके 10 तक के नंबर हमें प्रिंट करने, तो एक रिपीटेटिव टास्क है, मतलब प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो है वो 1 2 3 और 10 तक हमें प्रिंट कराने हैं। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट आई, और देखिए फॉर लूप स्टार्ट किया। आई की वैल्यू कितनी इनिशलाइज़ कर दी हमने 1, मतलब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो। फिर आई लेस देन इक्वल टू 10, आई जब तक छोटा रहे या बराबर रहे 10 तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारे लूप एग्जीक्यूट होगा। और आई प्लस प्लस अपडेशन पार्ट, आई प्लस प्लस का मतलब आप जानते हैं इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। देन स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करनी है हमें। तो देखिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा 1 से लेके 10 तक। सबसे पहली बार आई की वैल्यू 1 रही, नीचे गया, चेक किया 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, नीचे जाएंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा SOP प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू होगी 1, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर अपडेशन पार्ट पर जाएगा, जैसा हमने एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझा था। अपडेशन पार्ट पर जाने के बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू होगी 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आए, फिर आई प्रिंट हुआ, तो 2 प्रिंट हो गया आई की वैल्यू। फिर ऊपर गए, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर नीचे आए, फिर प्रिंट हुआ आई, तो आई की वैल्यू इस समय 3 है, तो 3। और बेटा ऐसे ही सो ऑन, ये कब तक जाएगा 10 तक। याद रखें ये थोड़ा वर्टिकल प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे ln लगा देंगे। ln से आप जानते हैं प्रिंटिंग के बाद लाइन को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट लूप है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटेक्स आपको दिख रहा है, वाइल कंडीशन ब्रैकेट में एंड देन बॉडी आती है। इसमें अपडेशन पार्ट नहीं होता, इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं होता। इनिशियलाइजेशन ऊपर किया जाता है और अपडेशन बॉडी के अंदर। वही सेम प्रोग्राम है 1 to 10 का। तो यहाँ पे आप मान लीजिए एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, और आई की वैल्यू इनिशियली कितनी डाल दी आपने 1, तो इनिशियलाइजेशन ऊपर करना होता है आपको। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन इक्वल टू 10, और प्रिंटिंग स्टेटमेंट सेम, प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ आई, और प्रिंटिंग के बाद आई की वैल्यू में किसका इंक्रीमेंट कर देंगे 1 का, तो सेम आउटपुट प्रोड्यूस होगा। देखिए 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, नीचे गए, प्रिंट किया आई, तो आई हो गया हमारा प्रिंट 1 एंड आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फिर ट्रू, फिर नीचे आया, फिर प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, तो 2, फिर 3 एंड सो ऑन, कितने तक जाएगी 10 तक। एंड द वैल्यू व्हेन बिकम 11, देन 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, हम बाहर आ जाएंगे। फिर है तीसरा लूप डू वाइल। बेटा डू वाइल का ये सिंटेक्स है, डू होता है, आफ्टर दैट स्टार्टिंग करली ब्रैकेट, फिर बॉडी आती है इसकी, एंड देन क्लोजिंग करली ब्रैकेट, एंड देन वाइल प्लस कंडीशन एंड सेमीकोलन। तो दैट इज सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप। और इसके लिए सेम एग्जांपल हमने लिया 1 to 10 प्रिंट कराना है, तो आई की वैल्यू, इसमें भी हमें वाइल और डू वाइल में बस इतना डिफरेंस होता है कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है और ये कैसा है एंट्री कंट्रोल। ये है एंट्री कंट्रोल और बेटा ये कौन सा है, ये है एग्जिट कंट्रोल। समझ में आई बात। तो आई की वैल्यू पहले हमने इनिशियलाइज कर ली 1, आफ्टर दैट डू, और फिर हमने स्टेटमेंट देना, तो प्रिंट करना है आई हमें, तो आई वैल्यू में प्रिंट किया, तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 1, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, 2 हो गया, और फिर कंडीशन चेक हुई 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर ऊपर डू के पास जाएगा, फिर नीचे आई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो 2 हो गई, और सो ऑन कब तक चलेगी 10 तक। हमेशा याद रखिए एग्जिट कंट्रोल लूप, इफ इनिशियली द कंडीशन इज फॉल्स देन फॉर अ सिंगल टाइम द स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए मेनली कॉमनली आपके पास 3 जंप स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न, लेकिन इसमें आपको 2 ही समझाए गए क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज जो होते हैं वो ब्रेक और कंटिन्यू होते हैं। ब्रेक जो स्टेटमेंट होता है वो आपको याद होगा, बताइए। आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा अपने प्रीवियस सिलेबस से, हालांकि मैं बता देता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक इज़ यूज टू टर्मिनेट द करंट इटरेशन एंड ट्रांसफ़र द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द स्कोप। तो जो करंट इटरेटिंग स्कोप है उसे ब्रेक कर देता है, और जो स्कोप के बाहर जो भी पहला स्टेटमेंट होगा उस पर आपके कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। और इसका यूज़ स्विच में भी होता है। स्विच में फॉल थ्रो कंडीशन को स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉल थ्रो कंडीशन क्या होती है, जब आपका एग्जीक्यूशन जो होता है केस का ब्रेक की एब्सेंस में कंटिन्यूटी में चला जाता है मैचिंग केस से,
इट मीन्स सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो फॉल थ्रू कंडीशन को स्टॉप करता है ब्रेक। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू लूप्स में यूज़ होता है और इसका क्या काम होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज टू स्टॉप द करंट इटरेशन या टर्मिनेट द करंट इटरेशन एंड ट्रांसफ़र द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू द वेरी नेक्स्ट इटरेशन। तो ये क्या करता है, सपोज़ करो जैसे यहाँ पे कंटिन्यू लगा है, ठीक है, तो क्या होगा आपका स्टेट में ये लूप एग्जीक्यूट होगा, i1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, और जैसे ही कंटिन्यू होगा एग्जीक्यूट तो ये वाला स्टेटमेंट बिना रन कराए, बिना एग्जीक्यूट कराए यहीं से ये कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन को भेज देगा अपडेशन पार्ट पे। अपडेशन पे +1 होगा और 2 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंटिन्यू स्टेटमेंट। और हम आगे बात करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि चैप्टर यहाँ ओवर हो गया आपका। और देखिए ये आपके कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो सॉल्व हैं आपकी बुक में। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ये आपकी बड़ी हेल्प करेंगे सिलेबस को कवर करने में अच्छी तरीके से। और देखिए इसमें बोर्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो जितना आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सॉल्व्ड आंसर्स को, उतना आपको बेनिफिट्स होंगे एग्ज़ामिनेशंस के टाइम पे। ये पूरा चैप्टर जितना भी अभी तक आपने पढ़ा सबका एक मतलब सबका एग्जिस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में। अच्छा, अब हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज के बारे में। देखिए आपकी एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जैसे व्हाट इज़ मीन्ड बाय टोकन। तो टोकन तो आपको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जावा होता है ना। आइडेंटिफायर्स हो गए और कीवर्ड्स हो गए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टोकन्स। कीवर्ड मैंने आपको समझाया था, दीज आर द रिजर्व वर्ड। हाँ, आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया था, नेम्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स एलिमेंट्स आर द फॉलोइंग, जैसे 13 है तो ये कांस्टेंट है, ये कैरेक्टर लिटरल है, ये फ्लो डबल वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये जावा फॉर्म में लिखना है, जैसे ut प्लस हाफ ft² दे रखा है, तो हाउ कैन यू राइट इट, यू कैन राइट इट u मल्टीप्लाई बाय t प्लस f मल्टीप्लाई बाय t इंटू टी, और इसमें किसका डिवाइड दे देंगे, 2 का। तो चलिए और आगे चलते हैं। देखिए फिर टाइप कन्वर्ज़न आता है। टाइप कन्वर्ज़न आप पढ़ चुके हैं, आपने 9th में ही पढ़ा था। टाइप कन्वर्जन होता है वन प्री डिफाइंड डेटा टाइप टू अनदर प्री डिफाइंड डेटा टाइप। जब कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट 2 टाइप होते हैं टाइप कन्वर्जन के। इम्प्लिसिट में क्या होता है, व्हेन द लोअर प्रायोरिटी डेटा टाइप चेंज इनटू हायर प्रायोरिटी डेटा टाइप, और एक्सप्लिसिट क्या होता है, हायर प्रायोरिटी डेटा टाइप टू लोअर प्रायोरिटी डेटा टाइप। तो जैसे इंट होता है लॉन्ग में, ठीक है, या इंट होता है फ्लोट में, तो वो इम्प्लिसिट है। और अगर फ्लोट को करेंगे इंट में या लॉन्ग को करेंगे शॉर्ट में, तो वो एक्सप्लिसिट होगा, क्योंकि वो फोर्सफुली किया जा रहा है। इसके अलावा ये आपके क्वेश्चंस हैं, हाउ कैन यू फाइंड आउट द डेटा टाइप। तो ये आपको टाइप कन्वर्जन के थ्रू फाइंड आउट करने हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बुक में भी सॉल्व दे रखे हैं, जो सॉल्व्ड आंसर्स हैं उसमें भी इसे करके दिखा रखा है, उनकी हेल्प के थ्रू करेंगे। और फिर हम लोग बात करते हैं ये मैथ फंक्शंस की। तो मैथ फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, रिवाइज़ करने हैं दोबारा से। आप सारे मैथ फंक्शंस पढ़ चुके हैं, पावर, राउंड ऑफ और ये सब। इसके बाद हम लोग बात करते, देखिए ब्रेक का पूछा है, स्विच स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया फॉल थ्रू कंडीशंस को अराइज होने से रोकता है ब्रेक स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट क्या है, मैंने अभी आपको बताया, तीनों इटरेशन स्टेटमेंट हमने डिफ़ाइन किए। एंट्री कंट्रोल्ड क्या होते हैं, तो जो इटरेशन स्टेटमेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल्ड विच चेक द कंडीशन एट द एंट्री ऑफ द लूप या स्टार्टिंग ऑफ द लूप, एंड एग्जिट कंट्रोल कौन से होते हैं, विच चेक द कंडीशन एट द बॉटम ऑफ द लूप। एग्जिट कंट्रोल का एग्जांपल कौन सा है बच्चों, डू वाइल लूप। और इसके कौन से हैं एंट्री के, फॉर एंड वाइल लूप। और इसके बाद फाइल और डू वाइल में डिफरेंस पूछे तो वाइल इज़ अ एंट्री कंट्रोल एंड डू वाइल इज़ अ एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है ना।
एंड नेस्टेड लूप आपको पता है, लूप इनसाइड अ लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप, एंड आफ्टर दैट यू कैन मतलब प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम्स। आप लोगों को ये प्रोग्राम पहले भी बताए जा चुके हैं, शेप्स वाले आप लोगों ने करे थे 9th में, तो आप प्रैक्टिस करेंगे और आई होप कि ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा और आने वाले एग्जामिनेशंस में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।